गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप लोग किस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस समय मैं यह वीडियो बना रहा हूँ यह सुबह का समय है, फ्रेश मॉर्निंग है। तो मैं आप लोगों के लिए सुबह उठकर और थोड़ा फ्रेश होकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो में बताने वाले क्या है ये बात कर लेते हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 4 जो कि है कार्बन और उसके यौगिक, कि कार्बन क्या होते हैं, उसके यौगिक क्या होते हैं। यार ये एनसीईआरटी वालों ने बड़ा खराब काम किया है। क्या किया है ना कि कई चैप्टरों को आपस में एक ही में जोड़ दिया है, लेकिन हम किस प्रकार इसको पढ़ेंगे जिससे यह वीडियो जो है मतलब ये चैप्टर जो है हमको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको अच्छे से समझने के लिए हम किस प्रकार पढ़ने वाले हैं कि इसको जो है डे 1 डे 2 में क्लासिफाई करने वाले हैं। तो यह जो है हमारी आज डे 1 की वीडियो है। मैं इसको एक प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में कि कार्बन और उसके यौगिक होते क्या हैं। तो यार उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा वही फेवरेट वाला ना। ये हमारा एनसीईआरटी का डे 1 है और आज के दिन हम बात करने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की संयोजकता तथा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले जो महत्वपूर्ण वाली बात है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है आप लोगों को याद करना होगा। परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का प्रतीक शी और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, आवर्त सारणी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सभी को बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नाम से मिल जाएगी। वहां पर मैंने ये सारी चीजें अच्छे से कवर कर रखी हैं। तभी मैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है ना तो देख लीजिए, तभी कुछ समझ में आने वाला है, नहीं तो आएगा नहीं, ऊपर से चला जाएगा। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला हमने बताया था कि चूंकि इसका परमाणु क्रमांक ही जब 6 है कार्बन का, तो ये किस प्रकार हो जाएगा कि 2,4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2,4। अब उसका वो 1s1 वो वाला निकाल लेते हैं। देखिए 122 होता था फार्मूला स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों को याद होगा। तो S इस प्रकार से सॉरी हो जाएगा। तो देखिए S पर कितना जाता था इलेक्ट्रॉन 2, फिर S पर कितना जाएगा 2, तो कितना हो गया 2 2 4, कुल टोटल 6 चाहिए। तो P पर कितना चला जाएगा 2 चला जाएगा। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 2 और 2 वाला 2 जुड़ जाएगा, कामा 4 हो जाएगा। तो वही आया ना 2,4। अब देखिए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अब बात आई इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी वैलेंसी क्या होती है, ये सब बात हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उसकी संयोजकता कहते हैं। बस शर्त इतना आप लोग रखिए कि जो बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको 8 में से माइनस कीजिए। तो 8 में से घट गया 4, तो ये -4 आ जाएगा। तो इसकी एक संयोजकता, यानी कि वो संयोजकता नहीं होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन हम संयोजकता क्यों कहते हैं अभी बात कर लेते हैं। तो एक तो इसकी +4 आ जाएगी और एक -4 आ जाएगी। इसकी 2 वैलेंसियां होंगी। वैलेंसी में कभी प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगता है। ये सभी ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, ये सभी ऑक्सीकरण संख्याएं हैं। तो कुल मिलाकर की जो संयोजकता होगी, जो वैलेंसी होगी वह 4 होगी। और इसको अपने कक्षा को मजबूत बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए होते हैं। मैं इन सभी चीजों के बाद ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और अगर अभी तक आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर प्लेलिस्ट श्रृंखला में आप लोग जाइए और वहां से मेरी वह वीडियो वॉच करिए। तो आई होप आप सभी ये पूरी बातें समझ चुके होंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, और इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तथा इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी भी 4 होती है। मींस जब इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगी तो इसकी संयोजकता भी 4 होती है। तो अब हम इससे पहले एक टॉपिक जो है स्टार्टिंग में हमें पढ़ाना चाहिए, कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बन का हम अध्ययन मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करें, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो आई होप आप सभी पूरी बातें समझ चुके होंगे।
अब हम बात करते हैं कि कार्बन और उसके यौगिक होते क्या है, इस कार्बनिक यौगिक के प्रकार और वह कितने प्रकार के होते हैं, बस इन सभी के बारे में, मतलब उनके टाइप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करेंगे, फिर उसको अच्छे से समझने वाले हैं, तो इसको इरेज करते हैं। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं हमारे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में, कि कार्बनिक यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया है, वह किस प्रकार जो है व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बनिक यौगिकों को उनकी संरचना के आधार पर बांट रहे हैं, मतलब कार्बनिक यौगिकों की संरचना कितने प्रकार से बन सकती है, उनकी संरचनाएं जो है कितने प्रकार से बन सकती है, हम उसके बारे में यहाँ पर गहन अध्ययन करने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं के आधार पर किस प्रकार से बांटा जाता है। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक आप लोग जान चुके, वह यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। वह यौगिक जिनकी संरचना, हम पहले ही बता चुके, इनको संरचना के आधार पर मैंने यहाँ पर बांटा है। वह यौगिक जिनकी संरचना बिल्कुल खुली हो, बिल्कुल हाथ पैर ऐसे फैलाए हो, मतलब किसी से जुड़े ना हो, ऐसे यौगिकों को हम खुली श्रृंखला के यौगिक, तथा वह यौगिक जिनकी श्रृंखला बंद हो, मतलब चारों तरफ से घिरी हुई हो, बंद श्रृंखला हो, उन्हें हम बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को। एक लाइन आप लोग ले लीजिए, लाइन सीधी, वह खुली होती है, लेकिन त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें जो होती हैं बंद होती हैं। तो ये सब जो है बंद श्रृंखला के यौगिक में आते हैं, और बाकी खुली श्रृंखला में आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। जब कार्बन की संरचना इस प्रकार से बनेगी, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, इन सभी में बाकी जगह इस प्रकार से अगर बना रहे, इस प्रकार H जुड़ा रहेगा, ये सभी H जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए किसी प्रकार से बंद नहीं है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा खुली श्रृंखला का यौगिक। बंद श्रृंखला का यौगिक हम देख लेते हैं, ये बंद श्रृंखला का यौगिक किस प्रकार से होगा, C C C C, इसके मध्य, इसके मध्य, ये इस प्रकार से। अब देखिए चारों तरफ से बंद हो गया, बाकी इसकी संरचना पूरा करने के लिए हम कर दे रहे हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, नीले वाले जगह पर सभी जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सभी जगह वो हाइड्रोजन जुड़ गया, आप लोग समझ चुके हैं। इस प्रकार देखिए, ये एक स्क्वायर बना रही है, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बना रही है यहाँ पर, तो ये हमारा बंद श्रृंखला का यौगिक हो गया। ये देखिए खुला, बिल्कुल हाथ पैर फैलाए हैं यहाँ पर, तो ये हमारा खुली श्रृंखला का यौगिक है, और ये कौन सा, बंद श्रृंखला का यौगिक है। तो आई होप आप सभी खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं खुली श्रृंखला को और कितने भागों में बांटा गया है। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन जिनको कहते हैं, इनको एल्केन में तथा एल्काइन में डिवाइड किया गया है। अभी हम यहाँ जनरली बात कर लेते हैं, हम एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन के बारे में विस्तृत डीपली अध्ययन करेंगे आगे, मतलब आगे की वीडियोस में। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल बात कर लेते हैं कि एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन क्या होते हैं। जब कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध लगा होगा, तो उसे एल्केन कहा जाएगा। यहाँ पर सभी देख लीजिए, एक एक बंध कार्बन परमाणुओं के मध्य लगा है, तो यह क्या होगा, एल्केन। यहाँ पर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। जब कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम पूरी श्रृंखला में एक बार या एक से अधिक बार द्विबंध लगा होगा, यहाँ पर मान लीजिए हम द्विबंध लगा दे रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, तभी इसकी संरचना बैलेंस होगी। तो जब कार्बन परमाणुओं के मध्य एक जगह एक बार या एक से अधिक बार, यहाँ पर एक और मिटाना होगा यही बैलेंस करने के लिए, भी हम इसको समझा दे रहे हैं आप लोगों को अच्छे से। तो एक बार या एक से अधिक बार कम से कम द्विबंध लगा हो, दो बांड, डबल बांड लगा हो, तो उसको हम एल्कीन कहते हैं। बात कर लेते हैं एल्काइन की। जब तीन बंध लगा हो कार्बन परमाणुओं के मध्य, यहाँ पर हम तीन बांड कर दें, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन कम हो जाने, और यहाँ पर हाँ ये एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इस प्रकार से। अब ये तीन बंध यहाँ पर हो गया। तो अभी हम समझा रहे हैं हमने हाइड्रोजन क्यों कम किया, अभी तुरंत बात कर ले रहे हैं। तो देखिए एल्केन क्या होते हैं, जब कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक बॉन्ड लगा हो, तब उसे एल्केन बोलेंगे। एल्कीन क्या होते हैं, जहां पर कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक बार या एक से अधिक बार द्विबंध लगा हो, उसे हम एल्कीन बोलते हैं। एल्काइन किसे कहते हैं, जब कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक बार या एक से अधिक बार त्रिबंध लगा हो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं। तो आई होप आप सभी खुली श्रृंखला तथा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ चुके हैं। बंद श्रृंखला भी आप लोग जान चुके हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं समचक्रीय यौगिक की तथा विषम चक्रीय यौगिक की। बंद श्रृंखला यौगिक दो प्रकार के होते हैं।
समचक्रीय यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन परमाणु ही उपस्थित हो। आई होप आप सभी समझ चुके कि बंध श्रृंखला समचक्रीय यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन परमाणु ही उपस्थित हो, वह समचक्रीय यौगिक होते हैं। और विषम चक्रीय यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई एक परमाणु और उपस्थित हो। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम यहाँ पर थोड़ा यहीं पर बता रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं से कोई ऑक्सीजन इस प्रकार से आके जुड़ जाए, तो अब इनकी बैलेंसी भी शायद कंप्लीट है। 1 2 3 एक और हो जाएगा यहाँ पर कुछ, मतलब हाँ ये वाला बांडा तो लगना ही भूल गया, ये इस प्रकार से। तो अब देखिए ये बंध श्रृंखला का यौगिक है और कार्बन कार्बन परमाणु से कोई एक अन्य अनदर एलिमेंट भी जुड़ा है, तो इसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। समचक्रीय में सिर्फ कार्बन कार्बन रहेंगे, विषम चक्रीय में कोई एक और रहेगा कार्बन के अतिरिक्त, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया इत्यादि सारे यौगिक अगर जुड़ गए तो वह विषम चक्रीय का यौगिक कहलाएगा। अब एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक समचक्रीय यौगिक के 2 और पार्ट होते हैं, मतलब समचक्रीय यौगिक के 2 और पार्ट, एक एरोमेटिक एक एलिसाइक्लिक होते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन परमाणु ही उपस्थित हो, उन्हें हम समचक्रीय यौगिक कहेंगे। हाइड्रोजन होना वहाँ पर अनिवार्य है, उसमें हाइड्रोजन के लिए हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन एक बॉन्ड होता है, बस सिंपल वही है और कुछ नहीं। तो देखिए जहां पर सिर्फ कार्बन उपस्थित हो उन्हें हम समचक्रीय कहते हैं। अब एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए एरोमेटिक वह कंपाउंड होते हैं, वह तत्व होते हैं, वह यौगिक होते हैं, देखिए जिनमें एक के अंतर पर द्विबंध हो। समझ गए ना? एरोमेटिक वह यौगिक होते हैं जिनमें एक के बाद द्विबंध पाया जाए, और मतलब कम से कम 3 बार द्विबंध पाया जाए। देखिए हम समझाते हैं आप लोगों को, एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं यहाँ पर C, इस प्रकार से C C C C C। अब यहाँ पर एक बार ये देखिए, यहाँ पर देखिए समझिए, ये हमारी बंध श्रृंखला का यौगिक है, सिर्फ कार्बन परमाणु उपस्थित है इसलिए समचक्रीय हुआ। एरोमेटिक क्यों हुआ? क्योंकि एक यहाँ पर द्विबंध है, फिर एक के बाद एक दूसरा फिर द्विबंध है, फिर एक के बाद एक दूसरा फिर द्विबंध है, और कम से कम 3 बार द्विबंध भी है, तो ये हमारा एरोमेटिक यौगिक हो गया। आई होप आप सभी एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं समझ चुके होंगे। फिर समझते हैं, समचक्रीय यौगिक इसलिए है क्योंकि सिर्फ कार्बन परमाणु ही उपस्थित है। उसके बाद एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक के बाद फिर द्विबंध, फिर एक के बाद फिर द्विबंध, फिर एक के बाद फिर द्विबंध ऐसे पाए गए, मतलब 3 बार एकल बंध और 3 बार द्विबंध उसमें पाया जाएगा, उसी को हम एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड कहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिसाइक्लिक के बारे में। एलिसाइक्लिक वह यौगिक होते हैं जिनके लिए कोई खास कंडीशन नहीं है कि मतलब द्विबंध पाया जाए, उन्हें हम साइक्लोप्रोपेन इस प्रकार से अगर बना दिए, एक स्क्वायर बना दिए तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन कह देंगे। इस प्रकार से अगर त्रिभुज बना दिए तो हाँ शायद ये होता है हमारा मेथ एथ प्रोप, ये साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है, सॉरी हम भूल गए थे थोड़ा, ये साइक्लोप्रोपेन होगा, ये साइक्लोब्यूटेन होगा। तो ये सारे यौगिक जो है साइक्लो यौगिक हैं, इन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं, मतलब जिनके लिए कोई खास कंडीशन नहीं हो, कार्बन कार्बन परमाणु पाया जाए तभी तो समचक्रीय होगा, इसलिए एलिसाइक्लिक तभी होगा। तो जब एलिसाइक्लिक होना मतलब समचक्रीय होना आवश्यक है, तो इसमें सिर्फ कार्बन परमाणु पाए जाएंगे, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह हो जाएगी कि मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक के बाद एक द्विबंध पाया जाए, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो एलिसाइक्लिक यौगिक हो जाते हैं। तो आई होप आप सभी ये पूरी बातें जो है मैंने अभी तक यहाँ पर जितनी भी बताई वो सारी समझ चुके होंगे कि अल्कीन एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, इनके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये सारी बातें आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हाँ ये वाली, कि हमने जब ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो हाइड्रोजन क्यों हटाया, तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन अपनी अस्थायी कक्षा को पूरा करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 की आवश्यकता है, और हाइड्रोजन को 2 की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं, देखिए जैसे हमने अभी बनाया था, हाइड्रोजन को मिटा दिया था, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कार्बन ले लिए 1 2 और एक 3 कार्बन, 3 ही पर एग्जाम्पल लेकर हम आप लोगों को समझा देंगे आई होप। तो कार्बन के बाह्य कोश में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 1 4। फिर इस वाले कार्बन के बाह्य कोश में 1 2 3 और 1 4। फिर इस वाले कार्बन के बाह्य कोश में भी 1 2 3 और 1 4। समझ गए ना किस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया।
फिर हाइड्रोजन के बाय कोष में कितना, सभी जगह हमने हाइड्रोजन जोड़ रखा था पहले वाले में। हाइड्रोजन के बाह्य कोष में कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन, सबके बाह्य कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कहेंगे। अब ये किस प्रकार से बैलेंस थे हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कार्बन क्या करेगा, 4 इसके पास ऑलरेडी है, अब इसको 4 की और जरूरत है, तभी तो 8 पूरा करेगा। तो एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक इस वाले हाइड्रोजन से 2 हुआ, एक इस वाले हाइड्रोजन से 3 हुआ, और एक इस वाले कार्बन से लेता था, अब इसका 4 हो गया। समझ में आई बात ना। हाइड्रोजन क्या करता था, एक इस कार्बन से लिया, ये वाला हाइड्रोजन भी एक इस कार्बन से, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से ले लिया। समझ गए ना। ऐसे ही ये सारे हाइड्रोजन कार्बन से लेते रहेंगे, एक 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 एक। हाइड्रोजन का तो दो बैलेंस होता रहेगा इस प्रकार से। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, बात आई कार्बन की। कार्बन एक एक हाइड्रोजन से लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो कार्बन है मिडिल वाला, ये एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, लेकिन इस हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं लेगा, ये एक इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन जो होंगे, तब 8 इसके भी पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ ही इसके तो है 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 इसके भी कंप्लीट हो गए। देख लिए आप लोग सब देख लीजिए, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 इसके कंप्लीट हो गए। और अब बचा ये वाला कार्बन, तो इसको भी बना देते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। तो आई होप आप सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है ये समझ चुके होंगे। हाइड्रोजन के 2 2 सब कंप्लीट है, कार्बन के 8 8 कंप्लीट है, लेकिन कार्बन ने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को लिया है ये हम बात कर लेते हैं। देखिए 3 कार्बन थे, 1 2 और 3 कार्बन थे। कार्बन ने क्या किया कि कार्बन आपस में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं, एक एक, एक दे रहा है एक ले रहा है, तो इनके मध्य कौन सा बंध लगेगा, एक एक बंध लगेगा। भाई एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं ना, तो एक एक बंध लग जाएगा। समझ रहे हैं ना। और हाइड्रोजन के लिए भी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो हाइड्रोजन के लिए भी एक एक बंध लग जाएगा। इस प्रकार से ये इस प्रकार से एक एक बंध हाइड्रोजन के लिए भी लग गया। यहाँ पर H H H H H H H और H ये सारे जुड़ गए। देखिए सेम वही, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी तो एक एक बंध से सब जुड़े थे। समझ में आई बात। भाई हम पहले ही बंध, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बंध के बारे में बना रखी है। अगर आप लोगों को बंध अच्छे से नहीं आता है तो बंध आप लोग बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में जाइए, प्लेलिस्ट है एक, उसी में बंध नाम का कि बंध कैसे बनते हैं मैंने वीडियो बना रखी है। आप लोग सबसे पहले उसको समझ लीजिए, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। मैंने देखिए एडवांस केमिस्ट्री यानी कि कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की क्लास चलाई, ताकि मैं वीडियो को मतलब ज्यादा मेहनत न लगे मुझे आप लोगों को समझाने में। इसलिए मैंने जो बेसिक चीजें थी केमिस्ट्री की वो मैंने अलग से वीडियो बना दी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसी क्रम में हमारा ये अगला है। देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तब एक एक बंध हुआ। अब हमने जब यहाँ पर द्विबंध किया था, याद कीजिए पीछे, जब मैंने यहाँ पर 2 बंध कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बंध करने का मतलब क्या हुआ। देखिए 2 बंध करने का मतलब हुआ कि कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। तो भाई जब कार्बन के पास टोटल 4 ही थे पहले से, अब 2 तो इसमें कार्बन को इस वाले को दे दिया और इस वाले कार्बन से 2 ले लिया, तो इसके पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। 4 थे, 4 में से 2 इसमें इस वाले कार्बन को दे दिया, तभी तो डबल बंध लगा। अब इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये तीसरा हाइड्रोजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन पाएगा, तो तीसरे हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई। जब 2 इलेक्ट्रॉन 4 ही थे और 2 इसमें इस वाले कार्बन को दे दिए, तो क्या इसके पास 4 थे, 2 दे दिए, अब 2 ही तो बचे, तो 2 ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 2 ही यहाँ पर रहेंगे, तो भी ये अस्थायी रहेगा, तो भी ये बैलेंस रहेगा। समझ गए ना ये बात। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर त्रिबंध लगा दिया था, जब त्रिबंध अब और एक बात यहाँ पर जब द्विबंध ही लगा था तब इस वाले कार्बन का तो बैलेंस ही थी। अब इसके बात कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी हो गई, 2 इस वाले कार्बन ने भी 2 इसे दे दिया। अब जब 2 इसे दे दिया और 1 इस वाले कार्बन को इसने दे दिया, भाई इस वाले कार्बन ने किसी और कार्बन को नहीं दिया था। 4 थे, 4 इसमें से 2 इसने इसे दे दिया, और 2 देने के बाद क्या हुआ कि इसके पास 2 बचे, तो दोनों को इसने हाइड्रोजन को दे दिया। लेकिन इस वाले कार्बन को के साथ क्या हुआ कि 2 इसने इस कार्बन को दे दिया, अब इसके पास 2 बचे, तो 2 में से 1 तो इसको इस वाले कार्बन को देना ही देना है। अब इसके पास 1 बचा, तो 1 चाहे इस हाइड्रोजन को दे दे चाहे इस हाइड्रोजन को दे दे, तो इससे 1 हाइड्रोजन और हटा देंगे।
एक हाइड्रोजन और हटा देंगे। अब ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीटली सही है। आई होप आप सभी ये बात समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जब यहाँ पर त्रिबंध लगाया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। समझ में आ रही है बात ना? तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 4 टोटल थे, 3 इसको दे दिया, बचा कितना? 1। अब एक चाहे इस वाले हाइड्रोजन को दे दे, चाहे इस वाले हाइड्रोजन को, तो इसको भी हटा देते हैं। अब एक इसको इस वाले हाइड्रोजन को दे देगा, भाई इसकी भी कंप्लीट पूरा। अब 3 इससे ले लेगा, एक हाइड्रोजन से लेगा, 4 ले रहा है, 4 इसके पास ऑलरेडी था, 8 इसका भी हो गया। 3 ये इसको दे रहा है, अब 3 ये इससे ले रहा है, एक इससे इस वाले कार्बन से ले लेगा, 4 इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद चूंकि देखिए 3 ये इस वाले कार्बन को दे देगा, ये वाला कार्बन, और 1 इस वाले कार्बन को दे ही रहा, 4 इसके खत्म। तो ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहाँ से पाएगा? तो इसका भी काम हमने वहां पर खत्म किया था। तो क्यों हमने खत्म किया वहां पर, क्यों मिटाया हाइड्रोजन को? इसीलिए देखिए बैलेंसिंग, मतलब संरचना को सही करने के लिए, बैलेंसिंग को सही करने के लिए। तो किसी भी पदार्थ का स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है इसी प्रकार से हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में, किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाने के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत ना आए। किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो अपनी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में बना कर डाल दूंगा, ताकि आप लोग जितने भी स्ट्रक्चर, चाहे जितने हार्ड स्ट्रक्चर हो, आप लोग चुटकियों में ऐसे ऐसे करके बना देंगे उसको। देखिए, तो आई होप आप सभी ये बात समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है नाम पद्धति। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं तथा एक कार्बन को क्या नाम देंगे, 2 कार्बन को क्या नाम देंगे, ये सारी चीजें जो है अब हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाम पद्धति के बारे में। बाकी ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं, आईपीएससी नाम कैसे बनता है, तथा एक कार्बन परमाणु को एक पर जब एक कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में करने वाला हूँ आईपीएससी नाम वगैरह बनाने के बारे में। तो देखिए हम बात कर लेते हैं नाम पद्धति और आईपीएससी नाम क्या होता है। किसी भी तत्व के 2 नाम होते हैं, एक साधारण नाम या सामान्य पद्धति, एक आईपीएससी पद्धति। हम अपनी बोलचाल की भाषा में, हम अपने भाषा में किसी तत्व को, किसी चीज को क्या कहते हैं, जैसे हम नमक को कहते हैं नमक कहते हैं, लेकिन नमक को आईपीएससी में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। आईपीएससी नाम वह नाम होता है, इसके बारे में भी कल मैं बात करूंगा, इसका फुल फॉर्म वगैरह, सॉरी मैं कल बात करूंगा उसके बारे में। तो देखिए आईपीएससी नाम वह नाम होता है जो जिससे वह तत्व, वह यौगिक देश विदेश में पहचाना जाता है उसी नाम के आधार पर। तो अब चूंकि यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं आईपीएससी नाम के बारे में कल एक वीडियो अच्छे से आप लोगों तक बनाऊंगा, समझाऊंगा कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं, तथा एक एक करके मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को आईपीएससी नाम रटवा दूंगा। मेरा यह वादा है। अगर आप लोग मेरी तुरंत रिसेंटली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आईपीएससी नाम की वीडियो कल अपलोड करूंगा, लेकिन अगर आप लोग 2-4 दिन बाद मेरी यह वीडियो देख रहे हैं मतलब, तो मेरी यह वीडियो मतलब आईपीएससी नाम वाली ऑलरेडी अपलोड है, जिसकी लिंक मेरे चैनल में है, आप लोग वह वीडियो जाकर देख लीजिए। लेकिन अगर जब आप लोग 2-3 दिन बाद इस वीडियो को देखेंगे तब, तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए, और मेरी आगे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग सभी बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।